हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज हम देखेंगे क्लास 2, जो आपका लूसेंट का हैंड रिटन नोट्स चल रहा है। इस लूसेंट के हैंड रिटन नोट्स को मैं इसलिए प्रोवाइड करता हूँ कि काफ़ी कम समय में आपका रिवीजन हो सके, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो उसको आप कई बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर फिगर भी रख दिया जाता है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऐसे ही हमने पूरा एंशंट हिस्ट्री करवा दिया है, वीडियो भी करवा दिया है, पीडीएफ भी दे दिया है, जाकर वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ये लेक्चर डेली आएगा आपका जब तक ज्योग्राफी ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, मॉर्निंग में आपका ये लेक्चर आएगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। हाँ, पीडीएफ आपका 100 लाइक्स पर ही डाउनलोड होगा। जैसे ही आप 100 लाइक्स कर देंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा गया है। सौर मंडलीय पिंड, कल यहीं पर हमने छोड़ा था, आज यहीं से हम शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो क्षुद्र ग्रह है, जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के विशाल पृष्ठ पर विशाल गर्त बनाता है। तो जैसे कोई भी क्षुद्र ग्रह हुआ, मान लीजिए वो आ रहा है, वो बीच रास्ते में नहीं जला, क्योंकि जो भी क्षुद्र ग्रह आते हैं वो बीच रास्ते में जल जाते हैं। अगर वो नहीं जला तो वो क्या होता है, वो एक विशाल, जब पृथ्वी से टकराएगा तो वो वहां पर एक बहुत भारी भारी एक गर्त बना देता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं लोनार झील। ये लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। आपने पढ़ा होगा कि लोनार झील महाराष्ट्र में एक क्या है, ये क्षुद्र ग्रह के टकराने से बना है। ठीक है, तो याद रखेंगे लोनार झील। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फोर्स वेस्टा, एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स वेस्टा, ये फोर्स वेस्टा है जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसको एक क्षुद्र ग्रह है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में कह रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए क्या है, बुध है, शुक्र है, अपनी पृथ्वी है, और ये मंगल है, मंगल ग्रह है। और ये आपका क्या है, ये बृहस्पति है। तो मंगल और ये बृहस्पति और मंगल के बीच में ये जो आपको बेल्ट दिख रहा है, एस्ट्रॉयड बेल्ट दिख रहा है, यही आपकी बात कर रहा है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह है, ये काफी बड़ा है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, क्षुद्र ग्रह इन्हीं के बीच में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, तो ये याद रख। और इधर भी पाया जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि इधर ही पाया जाता है, इधर भी पाया जाता है। लेकिन जो आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट की बात करें, अगर हम बेल्ट वर्ड यूज करते हैं, तो बेल्ट आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में ही पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अभी धूमकेतु, कॉमेट क्या होता है। कॉमेट क्या होता है, सौरमंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है, जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था 53rd बीपीएससी में। इसमें कुछ दिया गया था, यहाँ पर आपका धूमकेतु दिया गया था, क्षुद्र ग्रह दिया गया था, ये सब दिया गया, और ग्रह दिया गया था। क्या ये दिया गया था, यहाँ पर धूमकेतु दिया गया था, वो मतलब ऑप्शन में धूमकेतु, आपका क्षुद्र ग्रह दिया गया था, और आपका निहारिका दिया गया था, और ग्रह दिया गया था। ये कह रहे हैं कौन सौर मंडल का भाग नहीं होता है, तो हमने निहारिका के बारे में डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ाया है। तो निहारिका जो होती है, जिसको नेबुला कहते हैं, ये सौरमंडल का भाग नहीं होता है। ये बीपीएससी 53rd में पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा आप याद रख लेंगे, निहारिका जो नेबुला होता है वो सौरमंडल का भाग नहीं होता है। ठीक है, हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आपके, वहां पर आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अभी प्रेजेंट टाइम में वन लाइनर जो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं अभी किसी भी पेपर में, वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहाँ पर आपका एक क्वेश्चन रहता है, उसके 3-4 ऑप्शन रहते हैं, या ऐसे जैसे अभी आपका पीसीएस का पेपर हुआ वैसे उस टाइप का क्वेश्चन, उसमें आपका ऐसी सीरीज होगा जिसमें आपका आईएएस के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके पीसीएस के क्वेश्चन होंगे, और बीपीएससी जितने भी पीसीएस हैं वो सब, यूपी पीसीएस, बीपीएससी या झारखंड पीसीएस, कोई भी पीसीएस होगा उसके क्वेश्चन होंगे, आईएएस के क्वेश्चन होंगे। और जो आपके और भी एग्जाम होते हैं, चाहे आपका आरओ हुआ, चाहे अदर एग्जाम, लोअर पीसीएस हुआ, बीपीएस, बीओ हुआ,
ये सब का जो पेपर होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन हमेशा टफेस्ट क्वेश्चन, एडवांस लेवल क्वेश्चन होगा होगा ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन वहां पर नहीं होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे एडवांस लेवल होगा। उसमें डेली मैं प्रैक्टिस सोच रहा हूँ आपको करवाऊँ, ताकि उस टाइप के क्वेश्चन बच्चों में प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि जब आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सा नर्वस फील होता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक बार अगर प्रैक्टिस हो जाएगी उन सब क्वेश्चन की, तो आपका किसी भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका देखिए अभी देखिए यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी ट्रिपल एस सी में भी आपका ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, उसमें भी आपका टफेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल ही आ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछने वाला ट्रेंड चल रहा है। तो मैं आपको क्या है वो प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, उसमें आपका सी साइड भी मिल जाएगा, डेली सी साइड भी उसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी ही ये प्रैक्टिस आएगा। एक अगर ये डेली प्रैक्टिस देख लेंगे तो आपका बहुत ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ब्लू मून क्या होता है। ब्लू मून क्या होता है, एक कैलेंडर माह में दो पूर्ण माह हो तो दूसरा पूर्ण माह का चांद ब्लू मून कहलाता है, ठीक है। जैसे एक कैलेंडर माह है, मतलब एक कैलेंडर माह चल रहा है, उसमें अगर दो पूर्ण माह होता है तो दूसरा जो पूर्ण माह होता है उसको ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, करें सी ऑफ ट्रेंगुलिटी क्या होता है। सी ऑफ ट्रेंगुलिटी, जहां अमेरिका का अंतरिक्षयान अपोलो 11 उतरा था उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। और शिव शक्ति क्या होता है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का वह स्थान जहां चंद्रयान 3 के लैंडर का विक्रम उतरा था। तो ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी याद रख लेंगे और शिव शक्ति याद रख लेंगे, दोनों ही आपके पेपर में पूछा गया है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अमेरिका का जहां अपोलो 11 उतरा था, और शिव शक्ति क्या है, जहां चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम उतरा था। ये दोनों वर्ड याद रखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ क्या करा है। कह रहे हैं मेटेओर्स क्या होते हैं, उल्का क्या होता है। प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं, क्षण भर में लुप्त हो जाते हैं। जैसे प्रकाश की चमकीली धारी नहीं होती है, आप कहते हैं कि यहाँ पर कोई विष मार, एक शाहरुख खान की मूवी है, उसमें शाहरुख खान ने बौने का रूप किया है, मतलब बौने का एक्टर बने हैं। वो क्या है, उसमें आपने देखा होगा एक ऐसा सीन आता है जिसमें बोला जाता है कि अगर कोई जो तारा होता है, तारा जब टूटता है तो उसका, वो तारा नहीं टूटता, वो उल्का होता है, मेटेओर्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं, जब हमारी वायुमंडल में आते हैं तो वो घर्षण के कारण उसमें वो आग वो निकलता है। तो जब घर्षण के कारण आग निकलता है तो कुछ देर में वो क्या होता है, लुप्त हो जाते हैं। तो यही होता है क्या है, जो लोग कहते हैं कि यहाँ से कुछ मांगने पर, आपको कोई भी विश मांगते हैं तो आपकी विश पूरी हो जाती है। तो वही होता है प्रकाश की एक आप देखते हैं छत पे अगर खड़े खड़े रहिए रात में तो आपको कभी कभी दिख जाते हैं, ठीक है। हमेशा नहीं दिखते लेकिन कभी कभी दिख ही जाते हैं। प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं और क्षण भर में क्या होते हैं, ये लुप्त हो जाते हैं। अब देखिए पृथ्वी की गतियाँ होता है, तो पृथ्वी की गतियाँ हम देखते हैं। पृथ्वी की गतियाँ दो होती है, एक रोटेशन होता है, एक परिक्रमण रिवोल्यूशन होता है। अगर हम रोटेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, जब देखिए मान लीजिए हमारा सूर्य है, ठीक, ये हमारा सूर्य है। अब रोटेशन क्या होता है, यहाँ से मतलब नहीं होता है रोटेशन का। अब पृथ्वी, ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी ऐसे नहीं चक्कर कर काटेगी। ये पृथ्वी जो अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ये इसी पर चक्कर काटती है, ठीक है। अपनी धुरी पर जब चक्कर काटती है पृथ्वी, मतलब ऐसे 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 अपनी धुरी पर ही घूमती रहती है, तो वो क्या कहलाता है, वो रोटेशन कहलाता है। वो ये वर्ड याद रखिए, कई कई बार ना वहाँ कंफ्यूज हो जाता है रोटेशन रिवोल्यूशन में। तो जब रोटेशन होता है तो सदैव पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे घूर्णन या परिभ्रमण, कभी भी परिभ्रमण भी आ जाता है और रोटेशन भी आता है, घूर्णन भी आता है, कोई भी वर्ड आए याद रखेंगे। सिर्फ इंग्लिश वाला वर्ड याद रखिएगा, रोटेशन और रिवोल्यूशन। जब रोटेशन क्या होता है, उसी में घूमती, मतलब अपनी अक्ष पर ही घूमती है, तब क्या होता है, दिन और रात। तो ये पूछा जाता है आपके कुछ पेपर में कि जो दिन और रात की परिघटना होती है, जो हमारा दिन होता है इसके बाद रात होती है, ये किसके कारण होता है। तो वो किसके कारण होता है, रोटेशन के कारण होता है। ये वर्ड याद रख लेंगे। अब रिवोल्यूशन क्या होता है, रिवोल्यूशन,
सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय मार्ग पे, ये वर्ड याद रख लेंगे, क्या यहाँ पर कह रहा है, दीर्घ वृत्तीय मार्ग पर परिक्रमण या वार्षिक गति को, ठीक है, तो याद रख लेंगे, यहाँ परिभ्रमण लिखा गया है, यहाँ परिक्रमण लिखा गया है। परिक्रमण या वार्षिक गति को, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 6 आवर्स का समय लगता है। मौसम परिवर्तन की घटना इसके कारण होता है, रिवोल्यूशन के कारण होता है। तो याद रख लेंगे, जब हम कहें मौसम परिवर्तन, ये क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है, आईएएस में भी पूछा गया है, कि मौसम परिवर्तन की घटना रिवोल्यूशन के कारण, रोटेशन के कारण होता है या रिवोल्यूशन के कारण होता है। तो आप बताएंगे, जो मौसम परिवर्तन की जो वेदर चेंज होता है, इसकी जो घटना होती है, ये रिवोल्यूशन के कारण होता है। रिवोल्यूशन क्या होता है, जैसे हमारा सूर्य है, अब इसके चारों, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ दो ग्रह और है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर इधर, ये ऐसे ऐसे चक्कर नहीं लगाता है यही जो होता है, ये रिवोल्यूशन होता है। तो रिवोल्यूशन क्या होता है, याद रख लेंगे, रिवोल्यूशन आपका चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है। और रोटेशन क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा प्रेशर होता है तो रोटेशन रिवोल्यूशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या करें, कह रहे उपसौर क्या होता है, जिसे पेरीहेलियन क्या कहते हैं, और एक अपसौर होता है, ठीक है, पेरीहेलियन और अपहेलियन, दोनों वर्ड याद रख लेंगे। देखिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जब ये चक्कर लगा रहे हैं, देखिए ऐसे मान लीजिए, यहाँ आप पृथ्वी आई, फिर यहाँ आई, फिर आपका यहाँ आई, ठीक है, तो ऐसा स्थान आता है जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये मान लीजिए सन है, और ये आपका अर्थ है। तो ये सन और अर्थ के बीच जो दूरी एकदम कम होती है, तो वो क्या कहलाता है, पेरीहीलियन कहलाता है। तो यहाँ भी इंग्लिश वाला वर्ड याद रख लेंगे, पेरीहीलियन। पेरीहीलियन, जहाँ उप रहेगा वो आपका नजदीक वाला रहेगा। कभी भी जहाँ उप वर्ड लग जाए वो आपका नजदीक ही होता है ना, जैसे क्या कहते हैं कि जिला अधिकारी, कहते हैं ना, ये जिला अधिकारी जो होता है, जिला अधिकारी, ठीक है, ये ऐसे है ना। तो जिला अधिकारी, अब देखिए इसी के जस्ट पीछे एक नीचे क्या होता है, उप जिलाधिकारी। तो यही होता है, ये पास ही इसके इसके समकक्ष ही नहीं होता है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा करीब होता है। उप जिलाधिकारी, एक जिलाधिकारी होता है, एक उप जिलाधिकारी होता है, जैसे आप बनेंगे जब। तो यहाँ पर कह रहा है पेरीहेलियन, पेरीहेलियन कहता होता है जब आपका पी मतलब पास, ऐसे अगर इंग्लिश वर्ड याद रखना चाहते हैं तो पास, पी मतलब पास, जब पास होता है। और ये घटना कब घटती है, तो ये घटना 3 जनवरी को घटती है। तो याद रख लेंगे, ये घटना कब घटती है, 3 जनवरी को ये घटती है, ठीक है, उपसौर। अब देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ करें, ऐसी स्थिति में पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी लगभग 14.70 किलोमीटर होती है, जब ये 3 जनवरी को घटना घटती है। अब देखिए अपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। अधिकतम दूरी कब होती है, 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 4 जुलाई वाला, ठीक है। 3 जुलाई पूछा गया था, अच्छा 3 जुलाई वाला पूछा गया था, यूपी पीसीएस जीआईसी में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अपसौर एपिहेलियन क्या होता है, अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी, 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है अधिकतम दूरी अपसौर, ठीक है। तो अप मतलब ऊपर ही बहुत ज्यादा, तो जब मान लीजिए ये सूर्य है, अब ये जो पृथ्वी है, ऐसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये बहुत दूरी पर, दूरी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है, ठीक है, तो ये अपसौर होता है। ये एक बार ये क्वेश्चन आईएएस 1997 में पूछा गया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है, 150 × 10⁶ किलोमीटर होता है। तो औसत जोड़ी मतलब ये भी सब मिला के जब औसत निकाला गया तो 150 × 10⁶ किलोमीटर होता है, ये वर्ड याद रख लेंगे, कितना, 150 × 10⁶ किलोमीटर।
अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कर रहे हैं कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। करें कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है ये बताना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में। अगर हम मैप में, आपको दिख नहीं रहा होगा, अगर आपके पास मैप हो तो एक बार ओपन कर लीजिए, देखिए। ठीक है, कर्क रेखा अगर गुजरती है तो ताइवान, ताइवान से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये याद रख लेंगे। ताइवान के बाद यहाँ आपका ताइवान आ जाता है, ताइवान के बाद आपका चाइना आ जाता है, ताइवान के बाद चाइना, कर्क रेखा ताइवान चाइना। म्यांमार से होकर गुजरती है, जिससे आपका इधर जब जाता है मणिपुर, तो इधर देखिए म्यांमार तो पड़ता ही है ना, तो म्यांमार गुजरता है, बांग्लादेश से गुजरता है, भारत से तो गुजरता ही, आप बहुत बार याद करते हैं कितने स्टेट से होकर गुजरता है। इसके बाद आपका ओमान, जैसे ही भारत से यहाँ से निकलेंगे और वो अरब सागर में पहुँचेंगे, इधर ओमान पड़ जाता है, तो ओमान मिल जाता है, तो ओमान में। इसके बाद आपका संयुक्त राज्य अमीरात, याद रखेंगे यूएई से होकर गुजरता है। ये आपका सऊदी अरब से होकर गुजरता है, यूएई से, सऊदी अरब से, मिस्र से होकर गुजरता है, और लीबिया, अफ्रीकन कंट्री आपका लीबिया से होकर गुजरता है, ये लीबिया हो गया। फिर अल्जीरिया होता है, नाइजर होता है, लीबिया हो गया, फिर नाइजर हो गया, यहाँ पर नाइजर हो गया, ये देखिए नाइजर हो गया, और आपका अल्जीरिया हो गया। अल्जीरिया के बाद माली हो गया, माली से होकर गुजरता है, देखिए माली से होकर गुजरता है। ठीक है, मरितोनिया से होकर गुजरता है, ये देखिए मरितोनिया। पश्चिमी सहारा, वेस्टर्न सहारा से होकर गुजरता है। बाहा मास से होकर गुजरता है, तो यहाँ पर देखिए बाहा मास, यहाँ पे आपका आएगा बाहा मास से होकर गुजरता है। और मैक्सिको से, अमेरिका से नहीं होकर गुजरता है, मैक्सिको से होकर गुजरता है, तो ये याद रख लेंगे। मैप में भी दिखा दिया हूँ, उसे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप जान, अगर आपके पास मैप है तो ओपन कर लीजिए, देखिए कौन सा आपका भूल सकता है। अगर भूल सकता है तो यही नाइजर हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली, मरितोनिया, पश्चिमी सहारा, बहामास, तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिमी अफ्रीका, बहामास, मेक्सिको। एक बार ये इससे मैं देखिए, ये सब मैप से याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। यहाँ देखिए मकर रेखा किससे गुजरती है, मकर रेखा आपका चिली से होकर गुजरती है। यहाँ पर आपका देखिए चिली है, ये वाला आपका एरिया है चिली, यहाँ से होकर गुजरती है, तो चिली से होकर गुजार दीजिए इसको। मकर रेखा अर्जेंटीना इसके बाद जाता है, बगल में अर्जेंटीना है तो यहाँ से जाएगा ही, तो वो उड़ के तो थोड़ी जाएगा, इधर ही से जाएगा अर्जेंटीना। यहाँ पे पराग्वे आ जाता है, ठीक है, तो पराग्वे से ही भी होकर गुजरती है, तो यहाँ से देखिए चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे से गुजरती है। ब्राजील तो आएगा ही, इतना बड़ा देश है, तो ब्राजील से होकर गुजरती है। नामीबिया से इधर आएंगे, तो नामीबिया, बिंडहॉक बड़े बहुत पड़े होंगे, नामीबिया से। इसके बाद इसके बगल में बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल याद रख लेंगे, बोत्सवाना से होकर मकर रेखा गुजरती है। फिर आपका दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है, फिर मोजाम्बिक वाला एरिया है, मोजाम्बिक से होकर गुजरती है। आपका मेडागास्कर जो एरिया है वहां से ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, तो इसे लगता है मुझे पता है, याद हो जाएगा आपका। एक बार फिर देखते हैं, फिर यहाँ पर हम इरेज करते हैं, फिर आप दिखते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कहाँ से क्या आ रहा है। यहाँ पहला आपका चिली आ जाएगा, फिर अर्जेंटीना आ जाएगा, फिर ये प्रागवे आ जाएगा, प्रागवे के बाद ये आपका ब्राज़ील आ जाएगा, ब्राज़ील के बाद ये आपका नामीबिया आ जाएगा, बोत्सवाना आ जाएगा, दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा, मोजाम्बिक आ जाएगा, मेडागास्कर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। बस इतने से ही आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा गुजरती है, तो सब हर चीज़ें याद रखें। देखिए इससे आपको पढ़ने से क्या होता है, जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब अगर आप हैंड रिटन नोट्स पढ़ते हैं तो जल्दी आपको याद होता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ हैंड रिटन नोट्स इसको डाउनलोड कर लिया करिए डेली। आपको डेली आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, और मैं जब ये पूरा ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा तब एक में मर्ज करके भी आपको पीडीएफ डाल दूंगा, एक कोई इस पे टेलीग्राम चैनल पर। करें विषुवत रेखा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। विषुवत रेखा जो इक्वेटर है आपकी कहाँ से गुजरती है, तो इक्वाडोर, तो यहाँ पर याद रख लेंगे इक्वाडोर से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर इक्वाडोर है, तो इक्वाडोर से होकर गुजरती है। कोलंबिया से होकर गुजरती है, तो इक्वाडोर के बाद ये ग्रीन वाला कोलंबिया आ जाएगा। इसके बाद आपका ब्राज़ील आ जाता है, ब्राज़ील से वो गुजरती ही है। तो याद रख लेंगे मकर रेखा ब्राज़ील, और यहाँ से ये जो सॉरी मकर रेखा भी और विषुवत रेखा भी दोनों ब्राज़ील से होकर गुजरती है। आपका गैबॉन आ जाएगा। अब फिर जब यहाँ पर एंट्री करते हैं अफ्रीका महाद्वीप पे, तो गैबॉन आ जाता है, कांगो गणराज्य आ जाता है,
लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, ये कांगो गणराज्य से भी गुजरता है, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य से भी गुजरता है, ये युगांडा से भी, याद रख लेंगे। कहाँ से? युगांडा से भी होकर गुजरता है। केन्या, केन्या से भी होगा, युगांडा और केन्या, ठीक है। तो युगांडा और केन्या, मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी यूट्यूबर ने डाला था। अब उन्होंने ये दिखाया था कि आप युगांडा या केन्या, शायद केन्या ही था, तो अगर आप जाएंगे तो वहां पर जो इक्वेटर लाइन गुजरती है, वो उन्हीं जहां वो बैठे थे वो कह रहे थे इसी के आसपास से होके गुजर, मतलब उसी के आसपास नहीं, वहां पर एक वो लगाया गया था, एक पिलर था, उससे बताया गया था कि ये देखिए यहाँ से होकर आपका ये लाइन गुजर रही है इक्वेटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए। देखिए कुछ वीडियो होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो इससे हमको ये पता चला है कि यहाँ से होके गुजरती है युगांडा और केन्या से, ये आपका ये इक्वेटर लाइन। तो युगांडा केन्या दोनों याद रखिएगा, दोनों कांगो राज्य याद रखिएगा, यहाँ इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील याद रखिएगा, इधर गैबोन, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो कोलंबिया हो गया यहाँ पर। अब यहाँ देखिए सोमालिया, सोमालिया से होकर गुजरती है, तो सोमालिया जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखिए ना, ये यहाँ आपका, यहाँ से डाकू यहाँ ज़्यादा होते हैं ना पहले। इधर मालदीव याद रख लेंगे, मालदीव से होकर गुजरता है, तो ये आपका जब इंडियन ओशियन में आएंगे तो मालदीव आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, यहाँ इंडोनेशिया आ जाएगा, किरिबाती आ जाएगा, किरिबाती यही छोटा सा देश है, ठीक है। साओ टोम प्रिंसेप, ठीक है, साओ टोम प्रिंसेप यहाँ आपका 13वां आ जाएगा। तो ये याद रख लेंगे कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव से, इंडोनेशिया से, किरिबाती से, साओ टोम प्रिंसिप से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। आई होप आपको सब याद हो गया होगा ये तीनों ही। अब देखिए इक्विनॉक्स की बात करते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या को होता है, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर क्या होती है, सीधी पड़ती है। कब पड़ती है? 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। कई बार आपको मिलाने कहा जाता है, कब इक्विनॉक्स होता है, यहाँ डेट लिख दिया जाता है, तो आपको मिलाना होता है। ऐसे आपका विंटर सोलिस्टिस बोला जाता है, शीत अयांत बोला जाता है, इसको विंटर सोलिस्टिस बोला जाता है, इसको समर सोलिस्टिस बोला जाता है। तो विंटर सोलिस्टिस कब होता है? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जो सूर्य की किरणें होती है वो सीधी पड़ती है। और समर सोलिस्टिस ग्रीष्म अयांत क्या होता है? 21 जून कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। अब देखिए वो होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो बहुत बार आपको 0 डिग्री से कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ये याद रख लेंगे। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ग्रीनविच जो देशांतर है और 180 देशांतर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि आइडियल है, ठीक है, इनके जो बीच का समय का अंतर कितना होता है, तो इनके बीच के समय का अंतर 24 घंटे का होता है, याद रख लेंगे। 24 आवर्स का इनके बीच समय होता है। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब ये मत सोचिएगा ये आपका जो अंटार्कटिक ओशियन में है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है पैसिफिक ओशियन में। यहाँ देखिए पैसिफिक, अटलांटिक, ये देखिए अटलांटिक है, अटलांटिक जो ओशियन है ये यहाँ पर है, जो यस आकार का आपका बनता है, ठीक है। यहाँ से नहीं गुजरता है आपका, यहाँ से गुजरता है पैसिफिक ओशियन से, ठीक है। बेरिंग स्टेट, ये आपका बेरिंग स्टेट नहीं है, यहाँ पर रसिया वाला पार्ट है, यहाँ पर यूएस का अलास्का है, तो यहीं से तो आर्कटिक ओशियन से होकर जाता है। ये देखिए आर्कटिक महासागर है ना, आर्कटिक सागर से बेरिंग स्टेट, ये बेरिंग स्टेट है यहाँ पर। इसके बाद प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है, ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे यहाँ से होकर गुजरता है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपको बेरिंग स्टेट से होकर गुजरता है और प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है, ये अंतर्राष्ट्रीय तितरेखा। अंतर्राष्ट्रीय तितरेखा और ग्रीन बीच, ग्रीन बीच दोनों के बीच की दूरी 24 आवर्स की होती है। ग्रीन बीच यहीं पर दिया होगा, ये देखिए ग्रीन बीच,
ग्रीन भी देखिए ये वाला कहाँ से आपको गुजर रहा था, ये वाला यहाँ से होकर गुजर रहा था, ये वाला यहाँ, ये देखिए यहाँ यहाँ ये सर्कल जा रहा है यहाँ से। और ये ग्रीन बीच कहाँ से, यहाँ से होकर गुजर रहा है, या इधर कर लीजिए, बात तो यही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से के बीच में दूरी कितनी होती है, समय का अंतर कितना होता है, 24 आवर्स का अंतर होता है, ये याद रख लेंगे। कितने अंतर होता है, 24 घंटे का अंतर होता है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के समांतर स्थित है। तो बेरिंग जल संधि कहाँ पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के समांतर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर समय जोन और मानक, विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। पूरे होल वर्ल्ड को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है, 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है, मतलब जो प्रत्येक जोन होता है जैसे जैसे, तो वो 15 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए ग्रीनविच यामोत्तर जिसको 0 डिग्री देशांतर पर है। अब देखिए यही आप कंफ्यूज होंगे, जब आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय तिथरण आइडियल क्या होता है, तो आइडियल 180 डिग्री देशांतर बोलेंगे, ठीक है। कितना, 180 डिग्री देशांतर बोलेंगे। जब आपसे पूछे कि ग्रीन बीच यामोत्तर क्या होता है, तो ये 0 डिग्री होता है। तो 0 और 180 में दोनों में अंतर समझिएगा, जो कि कहाँ से गुजरता है, ग्रीनलैंड से, नॉर्वेजियन सागर से, ब्रिटेन से। यहाँ पर देखिए ब्रिटेन है, आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, स्पेन से गुजरता है, फ्रांस से गुजरता है, आपका अल्जीरिया से गुजरता है, माले से गुजरता है, अल्जीरिया हुआ, माले हुआ, बुर्किना फासो से गुजरता है, घाना दक्षिण अटलांटिक समुद्र से होकर गुजरता है। अब यहाँ पर जब आपका घाना और अटलांटिक समुद्र से होकर गुजरता है, याद रखिएगा अटलांटिक ओशन में आ जाता है ना, यहाँ पर जहाँ बोत्सवाना है, ये सॉरी ये नामीबिया है, तो इसके नीचे आ जाता है, इसके बगल नामीबिया इधर ना, इधर ही क्या आ जाता है। तो याद रख लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या, जब टफ क्वेश्चन बनाएगा तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, यहाँ पर यहाँ माले लिखा गया है, तो ये देखिए माले लिखा गया है ना, माले लिखा गया है और बुर्किना फासो लिखा गया है। और देखिए सब में कहाँ से माले और बुर्किना फासो से कौन सा गुजर रहा है, तो यहाँ पर कहीं है कि देखिए विषुवत रेखा है माले बुर्किना फासो से, नहीं है। मकर रेखा है माले बुर्किना फासो से, नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ कुछ है कि नहीं, देखिए माले, ठीक है, यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ये देखिए माले यहाँ पर है, ठीक है। तो माले से होकर, माले से गुजरता रहा है कौन सा, आपका कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और कौन सा है, कर्क रेखा और आपका जो ग्रीन विच है 0 डिग्री, वो माले से होकर गुजरता है। तो ये याद रख लेंगे, माले से कौन होकर गुजरता है, माले से कर्क रेखा, और ये दोनों देखिए यहाँ पर माले है ना, माले यहाँ पे है, तो माले से कौन सा गुजर रहा है, ये। अब देखिए यहाँ पर अल्जीरिया, अल्जीरिया भी आपने कहीं पढ़ा होगा, तो याद रखिए अल्जीरिया कहाँ हम देखेंगे, यहाँ है अल्जीरिया, नहीं है, यहाँ पर अल्जीरिया है, नहीं है, लेकिन अल्जीरिया आपको यहाँ मिल जाएगा, देखिए अल्जीरिया से। तो अल्जीरिया से कर्क रेखा भी गुजरती है और ग्रीनविच 0 डिग्री ए भी गुजरती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अल्जीरिया से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, ठीक है। तो अल्जीरिया से जो जो रेखाएं गुजरती हैं वो बता देंगे। ऐसे क्वेश्चन ढूंढा करिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में अब बनने वाले हैं। भारत की अगर हम बात करते हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ है, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर। याद रखिएगा पूर्वी देशांतर बोल रहा है तो यहाँ पर ई होना चाहिए, ठीक है, ई, ठीक है। हमेशा कहीं एल लिखा रहे तो उसको गलत काट दीजिएगा। पूर्वी देशांतर निकट मिर्जापुर, कहीं कहीं नई दिया रहता है, कहीं कहीं मिर्जापुर, जो भी दिया रहेगा देख लीजिएगा। से ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। तो ग्रीनविच कहाँ है, यूनाइटेड, यहीं पर वो समिट हुई थी ना, इसीलिए कि यहाँ पर एक लाइन बनाया जाए, तो ये क्या है, इसीलिए यहाँ इसी के नाम पर रख दिया गया। अब देखिए जोन की बात करते हैं, जब हम कटिबंध की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल जोन विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। अब आपका ये विषुवत इक्वेटर है, इक्वेटर से जो 30 डिग्री उत्तर जाएंगे और 30 डिग्री दक्षिण जाएंगे तो यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन पाया जाता है। ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन मतलब हॉटेस्ट एरिया, सबसे गर्म एरिया यहाँ पर होता है। यहाँ पर ठंडे का नामो निशान भी नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 30 डिग्री उत्तर, ये क्या होता है, उष्ण कटिबंध होता है, यहाँ पर हमेशा गर्मी ही पड़ती है। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ में जाइए, 30 डिग्री आप साउथ में जाइए, ठीक है। तो आपको क्या पड़ेगा, गर्मी ही पड़ेगी, याद रखेंगे क्या क्या पड़ेगी, गर्मी ही आपको मिलेगी।
ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कैसे, जैसे आपका भारत ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपका भारत, प्यारा भारत है, ठीक है। तो जो प्यारा भारत है यहाँ पर 23.5 डिग्री यहाँ जा रहा है, इसके बाद 30 डिग्री आपका लगभग ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब ये आप, क्योंकि 31 37 आपका यहाँ होता है, 30 डिग्री यहाँ, तो आपको इधर से इधर गर्मी ही तो पड़ती है, आपने ठंडे थोड़ी देखा होगा यहाँ से यहाँ तक। आप चाहे महाराष्ट्र, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश, यहाँ पर गर्मी है तो समय मौसम चेंज होता है तभी ठंडी पड़ती है, नहीं तो हॉटेस्ट एरिया होता है। तो ये याद रख लेंगे, ये 30 डिग्री नॉर्थ से, और ये 0 डिग्री 30 से नॉर्थ है, और साउथ में आपका गर्मी ही पड़ती है, ठीक है। ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या होता है, उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, 30 डिग्री से 45 डिग्री, मतलब यहाँ पर मौसम न ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये आपका 30 से ऊपर 45, तो ये सब ट्रॉपिकल जोन होता है। तो यह क्या होता है, सब ट्रॉपिकल उपोष्ण, मतलब थोड़ा ठंडी थोड़ा गर्मी सब रहता है। तो ये क्या होता है आपका उपोष्ण कटिबंध होता है। तो ये याद रख लेंगे, ये उपोष्ण कटिबंध होता है, ये वाला बता ही दिए, ये वाला याद रख लेंगे, ठीक है। 30 से 45 उपोष्ण कटिबंध होता है, ठीक है। यहाँ कुछ महीने तक ताप अधिक रहता है और कुछ महीने ताप कम रहता है, ठीक, इस क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ शीत कटिबंध क्या होता है, 45 से, अब इधर 45 से जा रहा है आपका 66 तक, यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के बीच होता है। यहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ठंडी पड़ती है, लेकिन ऐसी ठंडी नहीं पड़ती कि आप रह नहीं सकते, ऐसी ठंडी पड़ती है कि वहाँ पर एक्टिविटी हो जाती है, लेकिन आप यहाँ पर एक्टिविटी मुश्किल हो जाती है। 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित जो तापमान होता है वो अत्यंत ही कम होता है। 66 से 90 के बीच में जो तापमान होता है बहुत कम होता है, यहाँ पर एक्टिविटी नहीं हो पाती, बहुत कम हो पाती है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, ये आपका पोलर जोन होता है। तो ये 4 जोन में आपको डिवाइड किया गया है मेनली। टेम्परेट जोन, जो आप जब कभी भी आपको शीतोष्ण कटिबंध पूछे तो ये आप हमेशा बताइएगा 45 से 66 के बीच में, ठीक है। उपोष्ण पूछे 30 से 45 होता है, अगर एकदम गर्मी पूछे तो 30 से के दोनों तरफ 30 30, ठीक है, सब ही दोनों तरफ ही होता है, ठीक है। तो याद है, एक एक तरफ नहीं, सब दोनों ही तरफ होता है, चाहे इधर की बात करें चाहे उधर। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कल कल आपका यहाँ पर कल वाला जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, कल वाला जरूर लेक्चर देखिएगा, वो पृथ्वी से कुछ रिलेटेड लेक्चर होंगे और बहुत उसमें कॉन्सेप्ट है, तो कल वाला लेक्चर आप मत स्किप करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बनाने में, आपको प्रोवाइड करने में थोड़ा सा हमको समय लगता है, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लेंगे। अब पीडीएफ आपको चाहिएगा तो पीडीएफ जैसे ही 100 लाइक्स होगा वैसे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा चैनल पर, ठीक है। कल वाला भी पीडीएफ अभी 100 लाइक्स का हुआ नहीं है, जैसे ही हो जाएगा दोनों ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं, कई बार रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।